गाजा में आईडीएफ का फिर बड़ा हमला। यूएनआरडब्ल्यूए स्कूल पर भीषण बमबारी हमले में करीब 15 लोगों की मौत, 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल। في هذا المكان بعد قصفه بعدة استهدافات من جيش الاحتلال। तस्वीरें आप देखिए जहां पर ये हमला हुआ है और ये भी जानकारी मिल रही है 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और जबकि 15 लों की मौत हो गई है। यूएनआरडब्ल्यूए स्कूल पर यह भीषण बमबारी की गई है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से बमबारी के बाद धुएं का गुबार आसमान में उठता नजर आ रहा है। ما زال القصف مستمر على هذه المنطقة। और हमास का खूंखार कमांडर और अल कस्साम ब्रिगेड का चीफ मोहम्मद दाइफ को आईडीएफ ने मार गिराया है, जिसके बाद ईरानी प्रॉक्सी गुट बदला लेने के लिए इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। इस बीच कयास लगाए जा रहे हैं अब अल कस्साम की कमान कौन संभालेगा। 2 नाम सामने आ रहे हैं जो दाइफ की तरह इजराइल को दहलाने का मंसूबा पाले हुए हैं। यानी दाइफ की मौत के बाद भी हमास रुकने वाला नहीं है, बल्कि उसने 7 अक्टूबर से भी बड़े हमले की धमकी दे डाली है, जबकि हिजबुल्लाह और हूती पहले से ही हमलावर हैं। उधर ईरान भी चीन रूस की मदद से प्रॉक्सी गुटों को हथियार भेज रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या दाइफ की मौत से अरब में बारूदी जलजला आ चुका है? क्या इजराइल को अब अस्तित्व बचाने की जंग लड़नी पड़ेगी? हिजबुल्लाह के हमलों से कहराते इजराइल के जख्मों में आखिरकार मरहम लग ही गए। नेतन्याहू के खिलाफ बढ़ते विरोध की आवाज अब थोड़ी कम हो सकती। क्योंकि 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड मारा गया, हमास के ऑपरेशनल कमांडर का खात्मा हो गया, मिलिट्री विंग अल कस्साम का चीफ दफन हो गया। और यह उसका सबूत है कैसे बंकर बस्टर बम गिराकर इजराइल ने उसका काम तमाम कर दिया। ये वही वीडियो है जिसे आईडीएफ ने जारी किया है, जिसमें आईडीएफ के जेट ने एयर स्ट्राइक की और ठीक उसी जगह टारगेटेड अटैक किया जहां अल कस्साम के चीफ मोहम्मद दाइफ के छुपे होने की खुफिया जानकारी मिली थी। आईडीएफ को मोसाद से ये इनपुट मिला कि खान यूनिस से भागने के बाद अब दाइफ जो है वो खान यूनिस के बाद अब अल मवासी पहुंच चुका है और वहां पर शरणार्थी कैंप के बीच छुपा हुआ है। उसको टारगेट करने के बाद, मारने के बाद अब आईडीएफ के टारगेट पर याह्या सिनवार है, जो कहा यह जा रहा है कि वो भी खान यूनिस के रास्ते से सुरंग से भाग निकला है। खान यूनिस से अल मवासी की दूरी करीब 9 किलोमीटर है, लेकिन हमास ने दोनों के बीच सुरंग नेटवर्क बनाया हुआ है, जिससे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में 5 मिनट से भी कम वक्त लगता है। ये याह्या सिनवार के खान यूनिस से भागने का वीडियो है। उसने सुरंग नेटवर्क का इस्तेमाल किया था। मोसाद का इनपुट है कि इसी तरह दाइफ भी भागा था और अल मवासी में ठीक उसी तरह के बंकर में छुपा था, जैसा बंकर खान यूनिस में याह्या सिनवार का था। आईडीएफ ने ठीक उसी बंकर के पास बम गिराया जहां पर मोहम्मद दाइफ के होने का दावा किया गया, लेकिन उसकी जद में कई लोग भी आ गए। 90 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 300 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि मिनिस्ट्री की तरफ से यह आधिकारिक जानकारी दी गई है कि बंकर के आसपास बम गिरने से कई लोग जख्मी भी हुए हैं और कई लोग मर भी गए हैं। अल मवासी गाजा का आखिरी छोर है। इसके बाद भागने का कोई रास्ता नहीं। हो सकता है याह्या सिनवार और भाई मोहम्मद सिनवार भी यहीं छुपे हों, या फिर वो गाजा छोड़कर भाग चुके हैं। अब दाइफ के बाद उनकी बारी, जबकि कई और नाम लिस्ट में। टारगेट नंबर 1 इस्माइल हानिया, हमास चीफ। टारगेट नंबर 2 याह्या सिनवार, हमास चीफ। टारगेट नंबर 3 मोहम्मद सिनवार, याह्या सिनवार का भाई। टारगेट नंबर 4 मारवन ईसा, डिप्टी चीफ अल कस्साम। सऊदी अरब मीडिया में दाइफ के मारे जाने की रिपोर्ट है,
जिसमें आगे दाइव की जगह कौन लेगा इसका भी कयास लगाया जा रहा है। एक तरफ कहा जा रहा है मोहम्मद सिनवार अल कस्साम का नया चीफ हो सकता है, वो याहिया सिनवार का भाई है और हमास में याहिया ऑपरेशनल कमांडर, इसलिए मोहम्मद सिनवार को कमान मिल सकती है। जबकि मारवन ईसा भी इस पद के लिए दावेदार है क्योंकि वो दाइव का करीबी था और अल कस्साम का डिप्टी कमांडर भी था। यानी अब जो भी अल कस्साम की कमान संभालेगा वो आईडीएफ के निशाने पर आ जाएगा। वैसे भी नेतन्याहू ने कह दिया है कि जब तक हमास की टॉप लीडरशिप खत्म नहीं हो जाती ये ऑपरेशन जारी रहेगा। हर एक को दाइव से भी भयंकर मौत मारा जाएगा। और अरब मीडिया में इस बात का शोर है कि दाइफ का खात्मा हो चुका है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल के 500 टन के बंकर बस्टर बम से हमला हुआ और F-16 फाइटर जेट से इजराइल ने बस्टर बम गिराया था। इजराइल ने अल मवासी के रेफ्यूजी कैंप पर हमला किया था, ठीक उसी जगह जहां रेफ्यूजी कैंप में मोहम्मद दाइफ छुपा हुआ था। मोहम्मद दाइफ के साथ कमांडर राफे सलामा भी वहां पर मौजूद था। राफे सलामा खान यूनिस मिलिट्री विंग का चीफ था। राफे सलामा का शव तुरंत दफना दिया गया। दाइफ के शव के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। आईडीएफ ने ये 2 तस्वीरें जारी की हैं, जिसमें एक तरफ हमले से पहले अल मवाली का रिफ्यूजी कैंप है जहां बंकर बस्टर बम गिराया गया। दूसरी तरफ हमले के बाद की तस्वीर है जहां हमला हुआ था। दोनों में अंतर साफ है। हमले से पहले दिख रहे पेड़, कैंप और इमारत हमले के बाद की तस्वीर में गायब। अब वहां एक बड़ा गड्ढा दिख रहा है। दाइव की मौत से ईरानी प्रॉक्सी तमतमाए हुए हैं। अब इजराइल पर 3 तरफ से हमला शुरू हो गया। लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह रॉकेट दाग रहा है। गाजा की तरफ से हमास ने हमले शुरू कर दिए हैं। लाल सागर से हूती इजरायली पोर्ट पर मिसाइल अटैक कर रहा है। यानी इजराइल से प्रतिशोध लेने के लिए ईरानी प्रॉक्सी बेचैन, इसलिए ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल के किरियत शिमोना में भीषण बमबारी की। ये हमले उसने दाइव के मारे जाने की खबर के बाद किए। इन हमलों में 4 मिलिट्री पोस्ट को खाक कर दिया। हिजबुल्लाह ने दावा किया है उसने लगातार 23 बुरकान मिसाइल दागकर कई इलाकों में भीषण तबाही मचाई है। इन हमलों में हिजबुल्लाह ने रॉकेट के अलावा बुरकान मिसाइल और ATGM का इस्तेमाल किया। खास तौर से उन ठिकानों को निशाना बनाया जहां इजराइल ने हथियार रखे हुए हैं। बुरकान मिसाइल से उन्हें तबाह कर दिया। हालांकि इजराइल ने दावा किया है कि उसने कई रॉकेट को इंटरसेप्ट कर लिया। इन हमलों का जवाब इजराइल ने प्रॉक्सी गुटों के ठिकानों पर हमला करके लिया। सीरिया की राजधानी दमिश्क के पास मिसाइलें दागी, जिसमें एक सीरियाई सैनिक की मौत हो गई। यह हमला मिलिट्री साइट पर हुआ। हमले से इमारत में आग भी लग गई। इसके अलावा ईरान के कशान में मौजूद ड्रोन फैक्ट्री में भी आग लग गई और नतांज न्यूक्लियर साइट के पास भी विस्फोट हुआ। अंदेशा जताया जा रहा है कि इसके पीछे इजराइल हो सकता है। हालांकि ईरान की तरफ से अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की गई। सवाल उठ रहा है कि क्या इन सब घटनाओं का संबंध दाइव की मौत से है, क्योंकि ईरानी प्रॉक्सी गुस्से में है। वो बदला लेने के लिए हमले कर रहे हैं, जबकि इजराइल ईरान और उसके समर्थित संगठनों पर हमले करके बता देना चाहता है कि वो हर युद्ध के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।